वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम कौस्तुभ वर्मा है और आज हम लोग जो है क्लास 9th की केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं जो है आपको इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाना स्टार्ट करूँगा और हम लोग जो है इस चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज़ मैटर। तो अगर हम लोग मैटर की बात करें तो ऐसा कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके पास क्या हो, खुद का मास हो और वो क्या कर रहा हो, कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। आप सपोज करिए जिस चेयर पे आप बैठे हो वो क्या है, वो मैटर है, क्योंकि वो क्या है, कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है और उसका कुछ मास है। इसी तरीके से जो पेन है, जिस पेन से मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, या ये जो कैमरा है, ये सभी चीज़ें क्या हैं, मैटर हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका खुद का कोई मास हो, खुद का कोई वॉल्यूम हो और वो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा हो, वो हमारा क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। अगर एग्जाम्पल के बेसिस पे देखें तो चेयर, वाटर, स्टोन्स एक्सेट्रा। अब यहाँ से हम लोग जो है मैटर को दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, सराउंडिंग बेसिस पे, अपने आसपास के बेसिस पे। तो अगर हम लोग अपने आसपास देखें, अपने सराउंडिंग में देखें, तो हमको बहुत ही डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ थिंग्स मिल जाती हैं। आप अगर अपने घर से बाहर निकलोगे तो आपको डिफरेंट तरीके की बस मिलेगी, कार मिलेगी, ट्रेन मिलेगी और क्या कहते हैं, हाउसेस मिलेंगे। एनिमल्स आपके देखिए बहुत ही डिफरेंट तरीके के हैं। अब ये जो डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ थिंग्स हैं, इन सभी की जो है कुछ ना कुछ डिफरेंट शेप रही होगी, कुछ साइज़ रहा होगा और ये सभी किससे मिलके बने होंगे, कुछ मटेरियल से मिलके बने हुए होंगे। अब जैसे ये पेन है, अगर ये पेन बना है तो ये कोई ना कोई मटेरियल से मिलके बना है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्लास्टिक। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो भी हमारे सराउंडिंग्स में थिंग्स प्रेजेंट हैं या जो भी मटेरियल प्रेजेंट है, वो सभी किससे मिलके बना हुआ है, पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। और इन पार्टिकल्स में क्या आते हैं, एटम और मॉलिक्यूल्स आते हैं। तो साइंटिस्ट ने इनको क्या नेम दिया, साइंटिस्ट कॉल्ड देम मैटर। तो यहाँ से आप लोग जो है मैटर को सराउंडिंग बेसिस पे भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हमारे आसपास जो डिफरेंट वैरायटी ऑफ थिंग्स प्रेजेंट हैं, जिनकी कुछ डिफरेंट शेप है, साइज है और वो कुछ मटेरियल से मिलके बने हैं, तो साइंटिस्ट ने उनको क्या बोल दिया, मैटर बोल दिया। तो यहाँ से बेसिकली आप लोगों को ये समझ में आ गया कि आखिर मैटर क्या होता है। अब हम लोग ये समझते हैं कि किस तरीके से एंशिएंट टाइम पीरियड में इंडियन फिलोसफर्स और आपके ग्रीक फिलोसफर्स ने जो है मैटर की क्लासिफिकेशन करी। तो अगर हम लोग इंडियन फिलोसफर्स की बात करें तो इंडियन फिलोसफर्स ने जो है मैटर को जो है 5 बेसिक कंपोनेंट्स की फॉर्म में क्लासिफाई किया था, जिसको इन्होंने क्या बोला था, पंच तत्व बोला था। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको हिंदी में देखें तो इंडियन फिलोसफर्स ने क्या बोला कि अगर कोई भी हमारा मैटर है तो उसके पास कुछ बेसिक कंपोनेंट तो होंगे, और वो क्या थे, वायु था, जल था, आकाश था, अग्नि था और पृथ्वी था। इसी को अगर हम लोग देखें तो क्या बोला इन्होंने, एयर, वाटर, स्काई, फायर एंड अर्थ। तो ये सारे कंपोनेंट्स होना मस्ट है एक मैटर के अंदर। तो अगर कोई भी सब्सटेंस मैटर है तो उसके अंदर ये बेसिक 5 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होना कंपलसरी है। इसी तरीके से अगर हम लोग एंशिएंट टाइम पीरियड की बात करें तो ग्रीक फिलोसफर्स ने भी मैटर को अपनी तरीके से एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि एंशिएंट टाइम पीरियड में भी हम लोगों ने मैटर की क्लासिफिकेशन को देखा था और बेसिक लेवल पे जो था अलग अलग तरीके से मैटर का क्लासिफिकेशन था। तो यहाँ से अब हम लोग ये समझते हैं कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई मैटर, किस तरीके से हम लोग जो है मैटर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग बड़े आसानी से इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको जो है इस चैप्टर को समझाऊंगा। बीच में हम लोग जो है मस्ती मजाक भी करेंगे, आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। टॉपिक सारे मैंने कवर अप किए हैं, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अगर हम लोग बात करें कि किस तरीके से हम लोग जो है मैटर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आप लोग क्या लिखेंगे कि जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं हमारी, वो सारी मैटर नहीं होती हैं। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होती हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, इमोशंस के बारे में बात करते हैं एंड फीलिंग से रिलेटेड बात करते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जिसमें हम लोग इमोशंस और फीलिंग और थॉट से रिलेटेड बात करते हैं, वो सारे मैटर नहीं होते हैं।
अगर हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे सोचें, जैसे कि आपकी हैप्पीनेस हो गई, आज आप बहुत खुश हैं, तो ये कोई मैटर नहीं है। सैड ये कोई मैटर नहीं है। थॉट्स ये कोई भी मैटर नहीं है। लव ये मैटर नहीं है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है वो हमारी क्या होती है, वो मैटर नहीं होती है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। ऐसी कोई भी चीज़ जिसको सिर्फ हम लोग महसूस कर सकें, फील कर सकें, वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। तो आप लोगों को अब ये समझ में आ गया कि कौन कौन सी चीज़ें हमारी मैटर में कंसीडर नहीं करी जाएंगी। लेकिन अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें मैटर होंगी। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट ये होगा कि ऐसी कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसको हम लोग टेस्ट कर सकते हो, तो वो हमारे किस में आ जाएगा, मैटर में आ जाएगा। अब टेस्ट हम लोग किसको करेंगे, बेसिकली आप लोग टेस्ट उसी को तो करेंगे जिसका कुछ एक मास रहा होगा, कोई एक शेप रही होगी, तभी तो आप उसको टेस्ट करके देखोगे। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका कोई टेस्ट रहा होगा, तो वो हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, उसको मैटर कंसीडर करेंगे। इसी तरीके से अगर हम लोग टच की बात करें, कोई भी ऐसी क्वांटिटी या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, सपोज करिए पेन है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, टच कर रहा हूँ, तो अगर मैं इसको टच कर ले रहा हूँ तो वो क्या है, वो मैटर है। तो कोई भी सब्सटेंस जिसको आप लोग टच कर ले रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमारे किस में आ जाएंगी, मैटर में आ जाएंगी। अब थर्ड पॉइंट हमारा क्या होगा, ऐसी कोई भी चीज़ या ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसको हम लोग देख सकते हैं, विच वी कैन सी इजिली, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको हम बड़े आसानी से देख सकते हैं, वो भी हमारा किस में आ जाएगा, मैटर में आ जाएगा। और लास्ट पॉइंट में हम लोग क्या बोलेंगे कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसकी खुद की कोई स्मेल हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, मैटर कहलाएगा। अब जैसे कि परफ्यूम की कोई स्मेल होती है, जैसे आप डालते हो क्या होता है, इसकी स्मेल होती है, तो ये हमारा क्या है, मैटर है। ठीक है। इसी तरीके से फूड, अगर आप फूड एक कोने पे रख दो, गरम गरम फूड, तो उसकी स्मेल कहाँ पे आती है, चारों तरफ फैलती है। तो फूड क्या है, बेसिकली फूड मैटर है, तभी तो उसके अंदर से स्मेल निकल रही है। तो ये आप लोगों को अब समझ में आ गया कि कौन कौन सी चीज़ें मैटर हैं और कौन कौन सी चीज़ें मैटर नहीं है। यहाँ से अक्सर आपके जो टीचर्स होते हैं 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हमको ये बता दो कि जो स्मेल ऑफ परफ्यूम है ये मैटर है कि नहीं है। तो परफ्यूम की स्मेल क्या होगी, मैटर होगी, बिल्कुल मैटर होगी। तो यहाँ से हम लोग क्या समझ गए कि कौन कौन सी चीज़ें मैटर होती हैं और कौन कौन सी चीज़ें मैटर नहीं होती हैं। अब मैं आपको कुछ यूनिट्स के बारे में समझाना चाहता हूँ कि मैंने आपको जब अभी मैटर पढ़ाया तो वहाँ पे 2 चीज़ों के बारे में बताया कि कोई भी सब्सटेंस मैटर कब होगा, जब उसका खुद का कुछ मास रहा होगा और उसकी खुद की कुछ वॉल्यूम रही होगी। तो अगर हम लोग इस पूरे चैप्टर में बात करें कि हम लोग किस तरीके से इस मास और इस वॉल्यूम को मेज़र करेंगे, तो हमारी जो मेज़रमेंट यूनिट होगी मास की, वो हमेशा क्या रहेगी, किलोग्राम रहेगी। और किलोग्राम क्या है, ये एसआई यूनिट है मास की। अब ये बेसिकली क्या है, सिस्टम है हमारी यूनिट को रिप्रेजेंट करने का। तो आप लोग जब हायर क्लास में पहुंचेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को बहुत तरीके की डिफरेंट तरीके की यूनिट्स मिलेंगी, जिसके बेसिस पे आप लोग जो है क्लासीफाई करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को बस क्या समझना है कि जो किलोग्राम है ये मास की एसआई यूनिट है। इसी तरीके से अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम की जो कॉमन यूनिट होती है, जो बेसिक यूनिट होती है, वो क्या होती है, लीटर। तो हम लोग हमेशा वॉल्यूम को किस में मेज़र करते हैं, आपकी जो वाटर की बॉटल होती है उसमें क्या होता है 1 लीटर, तो हम लोग उसको मेज़र करते हैं लीटर में। तो लीटर बेसिकली क्या है, कॉमन यूनिट है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग बात करें इसकी एसआई यूनिट को लेकर के, तो जो वॉल्यूम की एसआई यूनिट होती है ये होती है मीटर क्यूब। तो यहाँ से आप लोगों को याद रखना है, ये आपकी एनसीईआरटी के बुक में लास्ट में गिवन है, तभी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया कि किस तरीके से हम लोग जो है मास की और वॉल्यूम की जो है मेजरमेंट करेंगे। अब नोट करके एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आप इसको हाईलाइट कर लीजिए या कहीं पे नोट कर लीजिए। तो आप लोग याद क्या रखेंगे कि लाइट ये मैटर नहीं है, इसी तरीके से एनर्जी ये भी मैटर नहीं है। शेडो, अब जब लाइट मैटर नहीं है तो शेडो भी मैटर नहीं होगा। और साथ ही साथ साउंड क्या है, साउंड भी एक तरीके की एनर्जी है, तो ये भी क्या है, मैटर नहीं है। अब ये क्यों मैटर नहीं है, ये आप लोग जब फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे तो वहाँ आप समझेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको क्या समझना है कि लाइट, एनर्जी, शेडो और साउंड ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, मैटर नहीं है। अगर आप लोगों को इसको याद रखना है तो आप लोग इसको बेसिकली लेस, इस लेस वर्ड से याद रख सकते हैं। और यहाँ से हर बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके क्लासेस में जो टीचर्स होते हैं वो पूछते हैं। तो अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। मैटर की अब हम लोग क्लासिफिकेशन जो है मॉडर्न तरीके से देखेंगे कि किस तरीके से जो है साइंटिस्ट ने मैटर को
मॉडर्न तरीके से क्लासीफाई किया। तो अगर हम लोग देखें तो साइंटिस्ट ने मैटर को दो तरीके से क्लासीफाई किया, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज और ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अगर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो यार देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम लोग देख के पहचान जाते हैं। सपोज करिए आपका एक फ्रेंड है और आप हो, अगर आप दुबले हो और आपका फ्रेंड थोड़ा मोटा है तो क्या होगा, हम लोग देख के आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं ना। तो ऐसी सारी प्रॉपर्टीज जिनको हम लोग देख के आइडेंटिफाई करते हैं वो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे मैटर की। वहीं पे अगर हम लोग बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की, अब ऐसी सारी प्रॉपर्टीज जो इंटरनली हो रही हैं। अब सपोज करिए आपका जो फ्रेंड है और आप हो, आपका माइंड जो है थोड़ा शार्प है या थोड़ा वीक है, उसका माइंड थोड़ा वीक है, तो ये क्या है, ये इंटरनल रिएक्शंस की वजह से हो रहा है। इसको आप लोग देख तो नहीं सकते हो लेकिन इसका इफेक्ट आपको पता चल रहा है। तो ऐसी सारी प्रॉपर्टीज जो इंटरनली हो रही हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में आप लोग जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और सेकेंड चैप्टर में केमिस्ट्री की हम लोग जो है इज मैटर अराउंड अस प्योर केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो अब हम लोगों को जो है मैटर के फिजिकल नेचर के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो ये मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका हूँ कि हमारा जो मैटर है ये किससे मिलकर बना है, मटेरियल या फिर पार्टिकल से मिलकर बना है। और ये पार्टिकल्स हमारे क्या हैं, या तो ये एटम्स हैं और या ये मॉलिक्यूल्स हैं। तो हम लोगों को एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में बात नहीं करनी है, हम लोगों को सिर्फ पार्टिकल्स के बारे में बात करनी है। और पार्टिकल्स में भी पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स को हम लोग जो है जब आप केमिस्ट्री का थर्ड और फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। तो अब हम लोग जो है पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल इन नेचर। तो जो भी हमारे पार्टिकल्स हैं, जो भी हमारे मैटर के पार्टिकल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल इन नेचर। मतलब आप समझ लीजिए कि इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हम लोग इनको जो है अपनी आँख से देख भी नहीं सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन बीम माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है इस प्रॉपर्टी को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आखिर कैसे हम लोगों ने कह दिया कि जो भी हमारे पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल नेचर को शो करते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग 10 ml जो है पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन को ले रहे हैं, जो कि कैसी होती है, पिंक कलर का होता है। अब ये जो सब्सटेंस होता है ये कैसा होता है, ये पिंक कलर का होता है। और हम लोगों ने क्या ले लिया, इसकी एक्वस सोल्यूशन ले ली। तो हम लोगों के पास 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट है और 90 ml हमारे पास क्या है, फर्स्ट बीकर में वाटर है। और हम लोगों ने क्या किया, इसको इस बीकर के अंदर डिसॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट क्योंकि हमारा पिंक कलर का होता है, तो इसने क्या किया, इसने हमारे जो सोल्यूशन थी, जो हमारे बीकर में वाटर था और जो सोल्यूशन थी, उसको पूरा क्या कर दिया, डार्क पिंक कलर का कर दिया। अब हमने क्या किया, ये चेक करने के लिए कि हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, ये बहुत ज़्यादा स्मॉल नेचर को शो करते हैं, इस बीकर से हम लोगों ने 10 ml सोल्यूशन ले ली। अब इस 10 ml सोल्यूशन को हम लोगों ने अगेन 90 ml वाटर में पुट किया। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हम लोगों को थोड़ा हल्का सा लाइट पिंक कलर मिला। अब अगेन हम लोगों ने क्या किया कि इस बीकर से 10 ml सोल्यूशन निकाल ली और एक नेक्स्ट बीकर में 90 ml वाटर में फिर हम लोगों ने इसको डिसॉल्व किया और यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि हम लोगों को फिर से पिंक कलर मिल गया। तो यहाँ से हम लोग क्या कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 10 ml सोल्यूशन में पोटेशियम परमैंगनेट की 10 ml सोल्यूशन से करीबन हम लोग जो है 10 लीटर वाटर के पार्टिकल्स को क्या हम लोगों ने कर दिया, पिंक करके दिखा दिया। तो यहाँ से अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो भी हमारा पार्टिकल है ये बहुत ही स्मॉल नेचर को शो करता है। अब ये इतना ज़्यादा स्मॉल नेचर को शो करता है कि इसने 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट ने करीबन 10 लीटर ऑफ वाटर में क्या कर दिया, पिंक कलर को दिखा दिया। तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टिकल क्या थे, छोटे छोटे थे, इधर उधर फैले, जिस वजह से क्या हो गया, ये बीकर जो था हमारा पिंक कलर का हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो भी हमारा पार्टिकल होता है ये बहुत ज़्यादा स्मॉल नेचर को शो करता है। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब जितने भी हमारे मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक है।
तो अगर हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के बेसिस पे समझें तो हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो देखो यार, अब इस समय गर्मी का टाइम आ गया है, तो आप लोग क्या करते हो, बेसिकली पानी में शक्कर डिजोल्व करके थोड़ा नींबू डाल के क्या करते हो, पीते हो, ठीक है। तो आपने कभी ये सोचा है कि वाटर भी ये क्या है, हमारा पार्टिकल से मिलकर बना है, ठीक है। और इसमें जब हम लोग जो है शुगर को डिजोल्व कर रहे हैं तो वाटर क्या कर रहा है, इसको अपने साथ कंप्लीटली मिक्स कर ले रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लोग दिमाग लगाइए कि कहीं ना कहीं इस वाटर के पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा बहुत स्पेस होगा, और इसी स्पेस में जाकर क्या हो गया होगा, ये जो शुगर के पार्टिकल्स हैं ये मिक्स हो गए होंगे। तभी तो हम लोग कह रहे हैं कि जैसे ही हम लोगों ने इस बीकर में वाटर लिया और शुगर के पार्टिकल डाले और इनको डिसॉल्व किया तो ये कंप्लीटली मिक्स हो गए। तो मिक्स कब होंगे, जब कुछ ना कुछ स्पेस होगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो भी हमारे पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। तो अब हम लोग जो है थर्ड प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग एवरीवेयर। तो जो भी हमारे मैटर के पार्टिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये कंटिन्यूअसली टू एंड फ्रो मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम लोग जो है प्रैक्टिकल एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। अब सुबह सुबह मम्मी क्या करती हैं, पूजा करती हैं, और जब वो पूजा करती हैं तो क्या करती हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाती हैं। जैसे ही वो अगरबत्ती को जलाती हैं, पूरे की पूरी जो उसकी फ्रेग्रेंस होती है वो क्या होती है, पूरे घर में फैल जाती है। इसी तरीके से यार, जब पड़ोस के घर में पनीर बनती है तो पनीर की जो स्मेल होती है, जो फ्रेग्रेंस होती है, वो आपके घर तक आ जाती है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसी वजह से हो रहा है कि जो खाने के पार्टिकल्स हैं या जो भी मैटर के पार्टिकल्स हैं ये कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मूव कर रहे हैं। और इसी मोशन की वजह से क्या हो रहा है कि आप जो है उस फ्रेग्रेंस को जो है चारों तरफ स्मेल कर पा रहे हो। तो अब हम लोग जो है पार्टिकल्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझने से पहले सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ब्राउनियन मोशन क्या होता है और डिफ्यूजन क्या होता है। तो देखो, ब्राउनियन मोशन जो है 1827 में रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने इस बेसिस पे किया कि ये पता लगाना चाहते थे कि क्या पार्टिकल्स जो होते हैं, जो भी हमारे पार्टिकल्स होते हैं उनमें मोशन होता है, क्या वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पोलन ग्रेन को, अब पोलन ग्रेन क्या होता है, ये बेसिकली मेल पार्ट होता है, ठीक है, ये मेल पार्ट होता है हमारे फ्लावर का। तो आपको इसके बारे में नहीं समझना है कि पोलन ग्रेन क्या होता है, आप बस ये समझिए कि पोलन ग्रेन क्या है, बेसिकली एक पार्टिकल है, ठीक है, और ये भी बहुत स्मॉल पार्टिकल है, ठीक। अब रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, इन्होंने एक बीकर लिया जिसमें वाटर था, और ये पोलन ग्रेन को इन्होंने इसके अंदर डाला, और जैसे ही इन्होंने इस बीकर में पोलन ग्रेन डाला तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो पार्टिकल था, ये जो पोलन ग्रेन था, ये कंटिन्यूअसली जिगजैग मोशन को शो करने लगा, ठीक है। तो वहां से क्या हुआ, ब्राउनियन मोशन का कॉन्सेप्ट निकल के आया। इसी तरीके से अगर हम लोग एक दूसरे एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करें तो आपके घर में जब विंडो से सनलाइट आती है तो आप लोग वहां पे क्या देखते हैं, बहुत सारे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स जो हैं कंटिन्यूअसली इधर उधर मूव करते रहते हैं। तो ब्राउनियन मोशन क्या बताता है, बेसिकली ये क्या बताता है, द जिगजैग मूवमेंट ऑफ विजिबल पार्टिकल्स कॉज्ड बाय इनविजिबल स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। तो हमारा जो पार्टिकल है, जो विजिबल पार्टिकल है, उसका जिगजैग मूवमेंट किसकी वजह से हो रहा है, इनविजिबल स्मॉल पार्टिकल्स की वजह से होना ब्राउनियन मोशन कहलाता है। जैसे हम लोगों ने अभी समझा कि जो वाटर था और ये जो पोलन ग्रेन था, अब वाटर के पार्टिकल्स क्या हैं, बेसिकली ये इनविजिबल हैं, हम लोग इनको जो है बिना इलेक्ट्रॉन स्कोप माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग पोलन ग्रेन की बात करें तो इस पोलन ग्रेन को हम लोग जो है देख सकते हैं। तो ये इनविजिबल पार्टिकल की वजह से क्या हो रहा है, इस विजिबल पार्टिकल में मोशन हो रहा है, और किस तरीके का मोशन हो रहा है, जिगजैग मोशन हो रहा है। इसी मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। और ये आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द जिगजैग मूवमेंट ऑफ विजिबल पार्टिकल्स कॉज्ड बाय इनविजिबल स्मॉल पार्टिकल्स इन अ लिक्विड और गैस इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। अब ये जो लिक्विड और गैस है ये भी मैं आपको अभी समझाऊंगा कि लिक्विड और गैस में मैंने ऐसा क्यों बोला है। अब यहाँ से देखो, मैंने क्वेश्चन लिखा है वाई पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूविंग। तुम लोगों के दिमाग में भी एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर यार ये पार्टिकल्स जो हैं कंटिन्यूअसली मूव क्यों कर रहे हैं, इनको क्या जरूरत पड़ गई जो ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, जितने भी पार्टिकल्स हैं, अब जैसे आप हो,
आप भी पार्टिकल से मिलकर बने हो, तो आपकी बॉडी में भी क्या होता है, मूवमेंट होता रहता है। आपके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है तो उसमें कुछ ना कुछ मोशन होता है। इसी तरीके से जो पार्टिकल्स होते हैं ये भी अपने पास क्या रखते हैं, काइनेटिक एनर्जी को रखते हैं, ठीक है। और जब ये अपने पास काइनेटिक एनर्जी को रखते हैं तो ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। तो यहाँ से आप लोग पहले ये समझ लीजिए कि आखिर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली वो एनर्जी की फॉर्म है जो मोशन की वजह से होती है। अब देखो यार, तुम लोग जो है अभी पढ़ रहे हो तो पढ़ते टाइम तुम लोग इधर हिलोगे उधर हिलोगे, कुछ खाओगे कुछ पियोगे, कहीं बाहर जाओगे, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसी वजह से तो हो रहा है कि तुम कुछ मोशन कर रहे हो। तो जिस तरीके से पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी है उस तरीके से तुम्हारे पास भी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो तुम में और पार्टिकल में कोई अंतर नहीं है। अब यहाँ पे नोट करके एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख लीजिए कि जो पार्टिकल्स होते हैं इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। तो जितना ज़्यादा हम लोग जो है टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। आप सपोज करिए कि अगर हम लोग जो है कोई भी एक स्टूडेंट ले लें और उस स्टूडेंट को जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे रख दें, तो जब ज़्यादा टेम्परेचर पे रख देंगे यार तो ज़्यादा बॉडी में मूवमेंट होगा। भाई क्या करेगा, गर्मी लग रही है यार, बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा है, हमको गेट खोलो हमको जाना है, ठीक है। तो उसकी बॉडी में क्या होगा, मूवमेंट ज़्यादा होगा। तो इसी तरीके से क्या होते हैं, पार्टिकल्स भी होते हैं। अगर हम लोग जो है टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या समझ लिया कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली क्यों मूव करते रहते हैं, और ये भी देख लिया कि ब्राउनियन मोशन क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे कि आखिर डिफ्यूजन क्या होता है। तो द मिक्सिंग ऑफ ए सब्सटेंस with another substance due to the motion of its particle is called diffusion। अब डिफ्यूजन क्या है, ये बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, एक पार्टिकल जो है दूसरे पार्टिकल के साथ क्या कर रहा है, मिक्स हो जा रहा है। और किस वजह से मिक्स हो रहा है, क्योंकि उनके पार्टिकल्स में क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। तो यहाँ से अब हम लोग जो है इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के बेसिस पे। आप सपोज करिए मम्मी ने घर में गरम गरम खाना बनाया है, ठीक है। और जब मम्मी ने घर में गरम गरम खाना बनाया और उसको एक कोने पे रख दिया, लेकिन आप किसी दूसरे कमरे में भी बैठे होगे तो क्या होगा कि जो फूड की फ्रेग्रेंस है, जो फ्रूट की स्मेल है वो आपके पास पहुंच जाएगी। अब ऐसा क्यों होगा कि जो एयर है, एयर में क्या होगा, जो फूड के पार्टिकल्स की स्मेल होगी वो क्या कर जाएगी, मिक्स कर जाएगी। और जब ये मिक्स कर जाएगी तो ये कहाँ पहुँचेगी, आपके पास पहुँचेगी। तो एयर में जब फूड के पार्टिकल्स की जो स्मेल है वो मिक्स करेगी, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। इसी तरीके से अगर आप लोग देखिए, अगर हम लोग जो है अगरबत्ती को जला दें तो अगरबत्ती को हम लोग कमरे में किसी भी कमरे में जलाएंगे तो क्या होगा, वो एयर के पार्टिकल्स के साथ क्या कर जाएगी, मिक्स कर जाएगी। और जब वो मिक्स कर जाएगी तो पूरे कमरे में हम लोगों को किसकी फ्रेग्रेंस आएगी, सिर्फ और सिर्फ उस अगरबत्ती की आएगी। इसी तरीके से हम लोग अगर इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो आप लोग एक जार में कॉमन एयर ले लीजिए और एक जार में आप लोग जो है ब्रोमीन गैस ले लीजिए। अब ये जो ब्रोमीन गैस होती है ये बेसिकली ब्राउन कलर की होती है, ठीक है। अब इस जार को आप लोग जो है किसी भी तरीके से ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है। अब जैसे ही आप ये जार को हटाएंगे और इन दोनों जार को एक साथ मिक्स कर देंगे कुछ इस तरीके से, तो जो एयर होगी वो पूरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ब्रोमीन गैस के पार्टिकल्स के साथ डिसॉल्व हो जाएगी। और क्या हो जाएगा, पूरा जो जार है इसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि कोई भी एक सब्सटेंस के पार्टिकल्स का किसी दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल्स के साथ मिक्स होना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। और ये जो डिफ्यूजन है ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब जितना ज़्यादा पार्टिकल जो है मूव करेगा, जितना ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वो डिफ्यूजन करेगा। तो अगर हम लोग डिफ्यूजन के एग्जाम्पल की बात करें तो स्मेल ऑफ परफ्यूम्स, हॉट फूड, अगरबत्ती, ये सारे हमारे क्या आ जाते हैं, डिफ्यूजन के एग्जाम्पल होते हैं। और यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और ये डायरेक्टली आपके टीचर्स आपके एग्जाम्स में पूछते हैं। तो यहाँ से अब हम लोग जो है पार्टिकल्स की लास्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो भी हमारे मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो हम लोगों को ये अच्छी तरीके से पता है कि हमारा जो मैटर होता है ये मिलियंस ऑफ पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो अगर हम लोग देखें तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, अट्रैक्शनल फोर्स को लगाएंगे। और ये अट्रैक्शनल फोर्स का काम क्या होगा, ये जो हमारे पार्टिकल्स होंगे उनको साथ में बांध करके रखेगी, तभी तो हम लोगों को मैटर मिलेगा। क्योंकि मैटर क्या है, ये ग्रुप ऑफ पार्टिकल है। तो बेसिकली हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो भी हमारे पार्टिकल्स हैं मैटर के,
वो एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शनल फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पार्टिकल हमारा है ये एक दूसरे के साथ क्या रहता है, अट्रैक्ट रहता है। और अगर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर सेम तरीके के पार्टिकल्स पे वर्क कर रही है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम पार्टिकल्स पर लग रही है, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोहेसन बोलते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज रिजिड एंड फ्लूइड। तो हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि रिजिड क्या होता है और फिर हम लोग समझेंगे कि फ्लूइड क्या होता है। तो रिजिड का मतलब क्या होता है, ठोस। तो रिजिड मीन्स एनीथिंग विच इज अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हमारा अनबेंडिंग है, अब जैसे ये पेन है, इसको हम लोग बेंड नहीं कर सकते हैं, ये बेंड नहीं हो सकता है, तो ये क्या है, ये रिजिड है। इसी तरीके से जैसे कि ब्रिक हो गया, अब घर में जो ब्रिक यूज होते हैं उस ब्रिक को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग बेंड नहीं कर सकते। आयरन रॉड हो गई, इसको हम लोग बेंड नहीं कर सकते। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम लोग बेंड नहीं कर सकते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, रिजिड कहलाती है। या फिर वो क्या हो, इनफ्लेक्सिबल हो। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजिड बोलते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग बात करें फ्लूइड की, तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो बड़े आसानी से फ्लो हो जाए वो हमारा किस में आ जाता है, फ्लूइड में आ जाता है। अब फ्लूइड में क्या क्या आता है, जैसे कि वाटर आ गया आपका। ठीक है, तो वाटर हमारा क्या है, फ्लूइड है। इसी तरीके से जो आपका कैरोसिन ऑयल क्या है, ये भी फ्लूइड है। तो यहाँ से अब हम लोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर अप करने जा रहे हैं, दैट इज फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। तो यहाँ पर हम लोग ये समझेंगे कि जो हमारा मैटर होता है ये बेसिकली कितनी फॉर्म्स में ये अर्थ में या हमारे नेचर में एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम लोग देखें तो जो भी हमारा मैटर है ये बेसिकली 5 तरीके से हमारे नेचर में या अर्थ में एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहला क्या होता है, सॉलिड होता है, देन लिक्विड, देन गैसेस, देन प्लाज्मा, एंड जो हमारा फिफ्थ होता है ये होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, BEC बोलते हैं। तो हम लोग एक एक करके समझेंगे कि सॉलिड्स क्या होते हैं, लिक्विड्स क्या होते हैं, गैसेस क्या होते हैं, प्लाज्मा क्या होता है और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है। यहाँ से जो है एक क्वेश्चन हमेशा जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है और ये बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसानी से हम लोग समझ लेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या होते हैं। तो अगर हम लोग सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स में मैंने कुछ इस तरीके का आपको फिगर बनाया है, जिसमें एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है और यहाँ पे बहुत सारे जो हैं सर्कल्स हैं। तो बेसिकली ये जो सर्कल्स हैं ये हमें क्या दिखा रहे हैं, पार्टिकल्स को बता रहे हैं। तो अगर हम लोग देखें तो जो भी हमारे सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, जितने भी हमारे सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, वहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं ये ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस। अब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, और हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शनल फोर्स लगाते हैं। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, अट्रैक्शनल फोर्स होगी। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा कि जो भी हमारे सॉलिड्स होंगे वहाँ पे उनके पास जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे और जो अट्रैक्शनल फोर्स है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि सॉलिड्स हैव ए फिक्स्ड शेप। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि जो सॉलिड सब्सटेंस है इसकी क्या है, एक फिक्स्ड शेप है, एक फिक्स्ड साइज है और क्या है, एक डेफिनिट वॉल्यूम है। तो जो भी सॉलिड सब्सटेंस होगा उसका कोई ना कोई एक फिक्स्ड शेप होगा। जैसे अब ये सॉलिड सब्सटेंस है तो इस सॉलिड सब्सटेंस का क्या होगा, एक फिक्स्ड शेप है, इसकी एक फिक्स शेप है। अब क्या है, दूसरी पॉइंट क्या हो जाएगी, जो है इसका साइज जो है डेफिनिट है और जो इसका वॉल्यूम होगा ये भी कैसा होगा, ये भी फिक्स होगा। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा कि सॉलिड्स आर रिजिड। अब जितने भी सॉलिड्स होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, ठोस होते हैं। अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था पेन का, अभी मैंने आपको बताया कि रिजिड क्या होते हैं, जिनको हम लोग बेंड ना कर सकें और जो फ्लो ना हो। तो क्या है, अब इस पेन को हम लोग क्या कहते हैं, बेंड कर सकते हैं। तो सॉलिड्स भी क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। इनको हम लोग जो है आसानी से जो है तोड़ नहीं सकते हैं और ये इनफ्लेक्सिबल होते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें, दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड ईजिली। अब जितने भी सॉलिड सब्सटेंस होंगे उनको हम लोग जो है आसानी से दबा नहीं सकते हैं। अब इसको आप लोग देखिए, इसको आप लोग जब दबाएंगे तो हम लोग इसको आसानी से दबा नहीं सकते हैं। जितना भी आप लोग प्रेशर लगाइए ये दबेगा नहीं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो भी हमारे सॉलिड सब्सटेंस होते हैं ये आसानी से कंप्रेस नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि सॉलिड्स हैव जनरली हाई डेंसिटी, कि जितने भी सॉलिड सब्सटेंस होते हैं इनकी जो डेंसिटी होती है ये बहुत ज़्यादा होती है। अब ऐसा क्यों होता है, अब देखिए डेंस का मतलब क्या होता है, घना।
डेंस का मतलब क्या होता है, पास पास। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो भी हमारे पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड्स में, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। अब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और उतनी ही कम क्या होगी, जगह होगी। मीन्स ये ज़्यादा डेंस होंगे। अब ये जब ज़्यादा डेंस होंगे तो सॉलिड्स की जो डेंसिटी होती है ये भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं ज़्यादा होते हैं और जो एरिया होता है वो कम होता है। इसी तरीके से अगर हम लोग इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो सॉलिड्स हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं दे कैन नॉट फ्लो। हम लोग जो है सॉलिड्स को फ्लो नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग जो है लास्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो इन सॉलिड्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं ये ज़्यादा होते हैं, और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। और एक पॉइंट को आप लोग ये समझ लीजिए कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये किनके बीच में लग रही है, ये इनके पार्टिकल्स के बीच में लग रही है। अब जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके पार्टिकल्स के बीच में लग रही है तो उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये जो है पार्टिकल्स के अंदर लग रही है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देख लिया कि सॉलिड्स हमारे कैसे सब्सटेंस होते हैं और इनकी जो है प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ये हमेशा पूछी जाती हैं। आप लोग जो है इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए और लिख के देख लीजिए। अगर आप लोग लिखेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज़ लिक्विड्स। अब लिक्विड्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे अगर आप लोग फिगर देखिए तो सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिएगा कि लिक्विड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बड़े आसानी से फ्लो करते हैं। मीन्स वाटर, ठीक है, केरोसिन ऑयल, ठीक। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि लिक्विड्स की जर्नली खुद की कोई शेप नहीं होती है। ये जिस कंटेनर में हम लोग इनको फिल कर देंगे या जिस वेसल में हम लोग इनको डाल देंगे उसकी शेप ये क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों के माइंड में ये आ गया कि जो भी लिक्विड्स होते हैं इनकी कोई खुद की शेप नहीं होती है, लेकिन हाँ इनकी जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। आप सपोज कर लीजिए ग्लास है, ठीक है, इस ग्लास में हमको पता है कि सिर्फ 100 ml ऑफ वाटर आ सकता है। ठीक है, 100 ml ऑफ वाटर आ सकता है। तो जब हमने वाटर इसमें डाला तो वाटर ने क्या किया, इस वेसल की शेप को ले लिया। लेकिन यहाँ पे जो अमाउंट है, जो वॉल्यूम है, वो तो फिक्स ही रहा ना, कि हमें ये पहले से ही पता है कि यहाँ पे 100 ml आएगा। तो जो वाटर हम इसमें डालेंगे उसका भी अमाउंट कितना होगा, 100 ml होगा। तो जो भी हमारे लिक्विड्स होते हैं उनकी शेप फिक्स नहीं होती है। वो शेप किसकी ले लेते हैं, जो कंटेनर में या जो वेसल में उनको फिल किया जाता है उसकी शेप ले लेते हैं। लेकिन जो उनकी वॉल्यूम होती है ये हमारी फिक्स होती है। अब अगर हम लोग इसको यहाँ से फिगर के बेसिस पे समझें तो यहाँ पे आपको जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो जो है सॉलिड से कम दिख रहे हैं। तो हाँ, जो भी हमारे लिक्विड्स होते हैं इनमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड्स के कंपैरिजन में कम होते हैं। मीन्स यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो भी क्या होगी, लेस होगी एज कंपेयर टू सॉलिड्स। तो इन सारी प्रॉपर्टीज को आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग जो है लिक्विड्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। तो लिक्विड्स कैन बी कंप्रेस्ड इजली। अब ये जो लिक्विड्स होते हैं इनको हम लोग बड़े आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। अब क्यों कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो हम लोग इनको क्या करेंगे, जब कंप्रेस करेंगे तो ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं पास आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग सेकेंड पॉइंट को देखें तो जो भी हमारे लिक्विड्स होते हैं इनकी जो डेंसिटी होती है ये मॉडरेट होती है एज कंपेयर टू सॉलिड्स। मीन्स यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं लेस होते हैं। अब जब पार्टिकल दूर दूर होंगे तो इसकी जो डेंसिटी होगी वो भी क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर टू सॉलिड्स। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि लिक्विड्स जनरली फ्लो इजली। अब लिक्विड्स हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बड़े आसानी से फ्लो कर सकते हैं। अब अगर हम लोग लास्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो लास्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड्स इज मॉडरेट इन नेचर। तो जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है हमारे लिक्विड्स में, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं दूर दूर होते हैं, ये कैसी होती है, मॉडरेट होती है। मीन्स सॉलिड में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, फिर हमारे लिक्विड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग सॉलिड्स की डेंसिटी के बारे में बात करें तो सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है,
और फिर हमारे लिक्विड्स आते हैं, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब थर्ड स्टेट हमारे मैटर की क्या होती है, दैट इज गैसेस। तो अगर हम लोग गैसेस की बात करें तो आप सभी को अच्छी तरीके से पता है कि गैसेस की खुद की कोई शेप नहीं होती है, खुद का कोई साइज नहीं होता है, और ना ही इनकी कोई एक फिक्स वॉल्यूम होती है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अब सपोज कर लीजिए हमारे पास एक पेन है, अब इस पेन में जितना भी स्पेस बचा है वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट होगी। तो एयर की ना तो कोई फिक्स शेप होती है, ना ही कोई साइज होता है, और ना ही इसका कोई फिक्स वॉल्यूम होता है। अब हम लोग जो है जरा इसको देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम लोग देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा दूर हैं, बहुत ही ज़्यादा दूर हैं, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने कम हैं और कितने दूर दूर हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो भी हमारी गैसेस होती हैं इनमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत कम होते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। अब यहाँ से आपके बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि गैस क्या होती है। अब अगर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो गैसेस कैन ईजिली फ्लो, कि जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में गैस प्रेजेंट है वो क्या है, बड़े आसानी से फ्लो कर सकती हैं। अब अगर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो जितनी भी हमारी गैसेस होती हैं ऑल द गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटी। अब जो भी हमारी गैस होगी उसकी डेंसिटी बहुत कम क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा दूर हैं। अब जब बहुत ज़्यादा दूर होंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो इसकी जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि जो हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो कितने डेंस हैं, मीन्स कितने पास पास हैं पर यूनिट एरिया। अब अगर हम लोग गैसेस की नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखें तो गैसेस कैन बी इजीली कंप्रेस्ड। अब गैसेस को हम लोग बड़े आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का मतलब क्या होता है कि हम लोगों ने बेसिकली गैस को क्या किया, कंप्रेस किया, इसको दबाया और कंप्रेस करके हम लोगों ने जो है इसकी स्टेट को चेंज कर दिया, मीन्स हम लोगों ने गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल गया, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मिल गई। अब लास्ट प्रॉपर्टी हमारे गैसेस की क्या हो जाएगी कि गैसेस हैव वेरी लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स। तो जो भी हमारे गैसेस होते हैं इनके बीच में क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, या हम लोग ये कह सकते हैं कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है ये बहुत कम होती है। अब ये जब बहुत कम होती है तो बेसिकली क्या होगा, जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो इनके जो पार्टिकल्स होंगे बहुत दूर दूर होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या समझ गए कि सॉलिड्स क्या होते हैं, सॉलिड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, लिक्विड्स क्या होते हैं, लिक्विड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, गैसेस क्या होते हैं और गैसेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं प्लाज्मा की और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की। तो ये बेसिकली जो है आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया गया है। आपको 2-4 लाइनें आपकी एनसीईआरटी की बुक में लास्ट में मिल जाएंगी, और अगर आप लोग जो है रिफ्रेशर पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको बहुत कम कंटेंट मिलेगा। तो अगर हम लोग प्लाज्मा की बात करें तो ये जो प्लाज्मा होता है ये बेसिकली फोर्थ स्टेट है हमारे मैटर की, ठीक है। और हम लोग इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन। तो प्लाज्मा बेसिकली क्या है, प्लाज्मा जो है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस का क्या है, मिक्सचर है, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग जो है इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके से जो है हम लोग जो है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर को पा सकते हैं या उसको हम लोग बना सकते हैं। तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू गैसेस लाइक नियॉन एंड हीलियम एट वेरी लो प्रेशर। अब ये क्या बोल रहे हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिसिटी अगर हम लोग जो है हीलियम और नियॉन लाइक गैसेस में क्या करा दें, इनको पास करा दें, ठीक है, और इस गैस को हम लोग क्या कर दें, एक जार में बंद कर दें जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में अगर हम लोग जो है हीलियम और नियॉन गैस को फिल कर दें और यहाँ से अगर हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी को पास करा दें एट ए वेरी लो टेम्परेचर, एट ए वेरी लो प्रेशर, तब हम लोगों को क्या मिलता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस का कॉम्बिनेशन मिलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। और ये प्लाज्मा जो है स्पेसिफिक कलर्स में क्या करता है, ग्लो करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग क्या कह सकते हैं कि जो हमारे सन और स्टार्स होते हैं ये जो ग्लो करते हैं ये बेसिकली प्लाज्मा की वजह से ही ग्लो करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोगों को जो है बहुत डिटेल्ड में नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में भी ज़्यादा नहीं है। आप लोग जब हायर क्लास में पढ़ेंगे एमएससी बीएससी वहाँ पे जो है प्लाज्मा के बारे में आप पढ़ेंगे। बीटेक में भी आपको प्लाज्मा के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ से अब हम लोग जो है मैटर की फिफ्थ स्टेट के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट।
तो ये जो बोस आइंस्टीन है ये बेसिकली दो साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा है। बोस हमारा जो है सत्येंद्र नाथ बोस के नाम से आया। ये जो थे इंडियन फिजिस्ट थे और इन्होंने क्या किया, इन्होंने ही स्टार्टिंग करी थी, कैलकुलेशन करी थी फिफ्थ स्टेट ऑफ द मैटर को। इन्होंने क्या किया, कुछ कैलकुलेशंस करी और उसके बेसिस पे फिर इन्हीं की कैलकुलेशन के बेसिस पे आइंस्टीन ने क्या किया, इन्होंने प्रेडिक्ट किया एक न्यू स्टेट ऑफ मैटर को, जिसको इन्होंने क्या बोला, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो यहाँ पे जो बोस है ये बेसिकली सत्येंद्र नाथ बोस के बारे में है और आइंस्टीन जो है ये एल्बर्ट आइंस्टीन है जिन्होंने लॉ ऑफ मोशन दिए थे। तो यहाँ से अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो स्टेट है हमारे मैटर की, इसको हम लोग किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। सो व्हेन वी कूल्ड ए गैस एट एक्सट्रीमली लो डेंसिटी और 0 केल्विन टेम्परेचर, तो जब भी हम लोग जो है कोई भी गैस को एक्सट्रीमली लो डेंसिटी पर कूल करें, ठीक है, और 0 केल्विन टेम्परेचर उसको प्रोवाइड करें, तब हम लोगों को क्या मिल जाता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट ऑफ मैटर को हम लोग क्या कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं। तो प्लाज्मा और ये जो BEC है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसके बारे में हम लोगों को जो है 9th क्लास में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्या समझा कि मैटर क्या होता है, मैटर को हम लोग कितने तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ब्राउनियन मोशन क्या होता है, डिफ्यूज़न क्या होता है, और हम लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा। तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क है मेरे पास कि आप लोगों को जो है राइट एनी 5 प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। 5 प्रॉपर्टीज़ आपको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, ये आपका होमवर्क है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को खूब शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहिए। डिस्क्रिप्शन में मैं अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक, अपने वेबसाइट की लिंक और साथ ही साथ गूगल ड्राइव की लिंक डाल दूंगा, जहां से आप लोग जो है डायरेक्टली जो है इन लेक्चर्स की PDF को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।